की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसी चैप्टर को हम लोग विस्तार से एक ही वीडियो में समझेंगे। देखो इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो भी महत्वपूर्ण चीज है ना, उसको हम लोग बेटर से एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। और देखो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये पढ़ने के बाद जो है ना, आप कहीं भी चैप्टर कोई भी किताब पढ़ी सब आसान लगेगा। देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आपको ग्राफ सीखना है, ग्राफ कैसे बनती है, तो मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। अभी संगत और असंगत की स्थिति क्या होती है ये भी मैं आपको समझा दूंगा। अब प्रतिच्छेदी, संपाती और समानांतर ग्राफ क्या होती है, चाहे ये इन तीनों स्थिति के बारे में आपको जानना है। और तीसरी बात है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ब्रजगुणन विधि क्या होती है, विलोपन विधि क्या होती है, यही सब आपको चीज पढ़ना है। मतलब अगर देखी जाए दो चर रैखिक समीकरण वाले टॉपिक में हमें यही सब चीज पढ़ना है, तो एक एक के बारे में, सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात हम लोग यहाँ से करते हैं, चैप्टर्स का नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण है। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? सिंपली पहले आप समीकरण समझिए, समीकरण किसे कहते हैं। जैसे देखो बाबू, x + 4 बराबर अगर 0 है तो यहाँ पर x का कितना मान आएगा? -4 आएगा, क्यों? +4 को इधर लाएंगे तो -4, यानी x का जो मान है वो केवल -4 के लिए सत्य है। यानी समीकरण जो होता है ना, कुछ ही मानों के लिए सत्य होते हैं। एक मान के लिए, दो मान के लिए सत्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा मान के लिए सत्य नहीं हो सकते हैं। तो बोल सकते हैं समीकरण एक समीका है, चाहे समीकरण एक ऐसा माध्यम है जो कुछ ही मानों के लिए सत्य होती है। उसके बाद रैखिक का मतलब एक घाट वाला, इसके पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। रैखिक का मतलब एक घाट वाला, यानी एक घाट वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ x का अधिकतम घाट कितना? 1 है, इसका मतलब ये एक घाट वाला रैखिक समीकरण है। कौन सा? एक घाट वाला। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो गो चर का मतलब जना में x और y, यानी जना में x और y भी हो, यानी ABCD का दो गो अक्षर हो। जैसे यहाँ पर देखिए 3x + 4y + 9 बराबर 0, तो यहाँ पर x और y का अधिकतम घाट कितना? 1, इसका मतलब रैखिक हो गया। इसमें चरों की संख्या कितनी है? 2। देखो एगो x है, एगो y है, यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो बाबू आपको दो गो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, मतलब या तो a और b होगा, नहीं तो x और y होगा। यही सब ज्यादा चीजें लेकर चली जाती है, ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या बोल सकते हैं? कि बोल सकते हैं एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हो, एक ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2, तो उसे बोल सकते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हमें दो गो समीकरण लेकर चलना है, दोनों समीकरण को हल करने की विधि, ग्राफ व्राफ ये सब पढ़ना है। मान लो आपके पास दो गो समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 है, और दूसरा समीकरण a2x + b1y + c2 = 0 है। ये दो समीकरण आपके पास है, और रियल में मानक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक समीकरण यही लेकर चलना होता है, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ समझो a1 का बटा a2 से करते हैं, b1 का बटा b2 से करते हैं, c1 का बटा c2 से करते हैं, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन, जब a1 का बटा a2 से करेंगे और b1 का बटा b2 से करेंगे, और इन दोनों का मान, जैसे मान लीजिए a1/a2 का मान, a1/a2 का मान मान लो 1 आ गया, और वही निकाले जब b1/b2 का मान 2 आ गया, तो क्या ये दोनों मान बराबर है? कदापि बराबर नहीं होंगे। क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि बाबू a1/a2 का मान 1 और b1/b2 का मान कितना है? 2। दोनों मान अलग अलग है, यानी लिख सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसके कहने का मतलब हो गया कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के बराबर नहीं है। जब इस कंडीशन आएगा ना, तो इस कंडीशन में एक और केवल एक हल होता है। रैखिक समीकरण में कितने हल होते हैं? एक होते हैं, और इस कंडीशन में यह संगत भी होता है। देखो इस कंडीशन में संगत और ओनली जो होता है ना, एक हल होता है। क्या होता है? एक हल होता है, और इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो अद्वितीय हो जाता है। ग्राफ कैसा होता है? अद्वितीय या प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। ग्राफ कैसा होगा बाबू? प्रतिच्छेदी। यानी पहला कंडीशन समझो बाबू, ये सब समझने वाली चीज है ना, दिमाग में बैठा लीजिएगा तो हार्ड चीज नहीं है। देखो जब आपके पास दो समीकरण दिए रहे, तो वहां पर पहला कंडीशन निकाल रहे हैं a1/a2 और b1/b2, और दोनों का मान यदि बराबर नहीं है तो उसको बोलेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। यानी अगर ऐसा आ गया समीकरण में मान, तो समझ लीजिए कि वो संगत है, साथ में उसका कितना हल होगा? एक, मतलब अद्वितीय हल होगा, और उसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा। उसका ग्राफ अभी मैं आपको निकालना सिखाऊंगा ग्राफ कैसे निकलती है। दूसरा कंडीशन है, मान लीजिए कि a1/a2 का मान बराबर हो गया b1/b2 के मान, और उसके बाद अगला जो मान निकाले वो बराबर नहीं हो पाया, यानी दो गो मान समान हो गए। a1/a2 का मान ठीक आ गया, मतलब a1/a2 का मान 2 आ गया, b1/b2 का भी मान 2 आ गया, लेकिन c1/c2 का मान 3 आ गया। तो जब दो कंडीशन बराबर और तीसरा का बराबर नहीं हो, तो उस कंडीशन में जो ग्राफ खींचेंगे, चाहे जो वैल्यू आएगा वो असंगत आएगा, और उसका एको को हल नहीं होगा, यानी कोई उसका हल नहीं होता है।
कब? जब दो को बराबर तीसर का बराबर नहीं है। और उस समय जो ग्राफ होता है वो समानांतर होता है। क्या होता है बाबू? समानांतर होता है। कब? जब दो को वैल्यू सेम है, तीसर का सेम नहीं है। लेकिन संयोग से मान लीजिए अगर तीनों वैल्यू सेम आती है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2, ये तीनों वैल्यू सेम आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये संगत होता है। और संगत के साथ साथ इसका जो ग्राफ होता है संपाती होता है, और इसका हल जो होता है ना, x के मान अनेक आते हैं। अब कहेंगे भैया यहाँ संगत तो हम समझे संगत क्या है, लेकिन संपाती क्या है? तो संपाती का मतलब एकदम एक दूसरे के ऊपर चिपक जाना। ये क्या होता है संपाती? यानी पहले समीकरण का भी ग्राफ और दूसरे समीकरण का ग्राफ जब खींचेंगे तो एक दूसरे के ऊपर चिपकल मिलेगा। इसका मतलब है कि ये कौन सा संपाती हो गया। यानी तीन कंडीशन आपके बनते हैं दो चौल रेखिक समीकरण। पहला a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2, तो इस कंडीशन में उसका ग्राफ है, उसका मान निकालेंगे, संगत होगा, और वहां पर सिर्फ x से y का मान एक आएगा, और उसका द्वितीय मतलब एक ही हल होगा, और साथ में उसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन जब दो को मान से मतलब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इज इक्वल c1/c2 होगा, तो उस समय उसका मान असंगत होगा, वहां पर कोई हल नहीं होगा, और साथ में इसका ग्राफ समानांतर रहेगा, एक दूसरे के समानांतर रहेगा। तीसरा का a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 जब तीनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब उसका वैल्यू संगत और ग्राफ संपाती, और उसका हल कितने होंगे? अनेक होंगे। मतलब x और y का मान ढेर सारा आ सकता है। इसका मतलब तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले में मुझे हमें ग्राफ पढ़ना था, तो ग्राफ इसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ। वो संगत और असंगत क्या होता है, कब होता है? दो के वैल्यू में संगत होता है और मात्र एक वैल्यू में असंगत होता है। आपको देगा चेक करने के लिए। मान लो कि आपको पास दो समीकरण दे दिया, 2x + 3y + 4 = 0, और दूसरा समीकरण 3x + 4y + 9 = आपको 0 दे दिया। अब बोले कि पता करिए संगत है क्या संगत, तो सीधी सी है, यहाँ a1 का a2 से मतलब 2/3, और फिर यहाँ पर 3/4 कर दिए, बटा कर दिए, सब बटा कर दिए। क्या दोनों वैल्यू सेम है? जब दोनों वैल्यू सेम नहीं है तो लिख दीजिए कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2, एंड दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाला कंडीशन आ रही है, तो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं बाबू। यानी x वाले का x से बटा करके, y वाले का y से बटा करके, अचर का अचर से बटा करके देख सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन पहले का दोनों कंडीशन सेम आ गया तो इसका मतलब है कि आगे बढ़ेंगे, तीसरा का निकालेंगे, तीसरा का सेम नहीं है तो वहां पर वो असंगत हो जाएगा। देखो संगत की मात्र दो ही स्थिति होती है, a1/a2 इज नॉट इज इक्वल b1/b2, और दूसरा का स्थिति a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। इन दो कंडीशन में जो होता है ना, रैखिक समीकरण संगत होता है, और मात्र एक कंडीशन में असंगत होता है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इज इक्वल c1/c2। ठीक है ना? अगर बोल रहे हैं कि चेक करिए कि जो दिया गया समीकरण वो प्रतिच्छेदी के संपाती के समानांतर है, तो वही कंडीशन इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी, हाई कंडीशन आएगा तो समानांतर, अगर ये वाला कंडीशन आएगा तो संपाती हो जाएगा। तो सिंपली सारी बातों को समझना होता है, ये हार्ड नहीं है। आप हार्ड मान के चलते यार, कोई विषय हार्ड नहीं होता, समझते चलिए। तो ये समझ में आ गई कि इस कंडीशन में संगत असंगत होगा, आप कब प्रतिच्छेदी, समानांतर और संपाती होगा। अब हम लोग बात करते किसका? ग्राफ का। लेकिन ग्राफ की बात करने से पहले हम लोग जैसे ये समझ लेते हैं, देखो प्रतिच्छेदी ग्राफ का मतलब, चाहे प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है कि एक दूसरे को काटे। जो ग्राफ एक दूसरे को काटती है वो क्या कहलाती है? प्रतिच्छेदी। और इसका x और y का मान मात्र ओनली एक होता है। और दूसरा का समानांतर। समानांतर ग्राफ का मतलब होता है वो एक दूसरे के सामने आएंगे, और यहाँ पर कोई हल x y का मान नहीं निकल पाती है, तो ये समानांतर होगा। लेकिन संपाती का मतलब क्या होता है बाबू? संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। जैसे मान लो ये रेखा है, IC के ऊपर एक और रेखा, देखो ये एक रेखा ऐसे जा रही थी, IC के ऊपर एक और रेखा आ गई। कहने का मतलब दो समीकरण है, दोनों समीकरण का जब ग्राफ खींचे और एक दूसरे के ऊपर आ गई, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? संपाती हो जाएगा। तो प्रतिच्छेदी ग्राफ का मतलब एक दूसरे को काटेंगे, संपाती का मतलब एक दूसरे को समानांतर रहेंगे, और यहाँ समानांतर का मतलब समानांतर रहेंगे, और संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। तो ये ग्राफ का तीन कंडीशन है। अब जैसे हम लोग सीखते हैं कैसे ग्राफ हल करते हैं। देखो ग्राफ 5 नंबर के आते हैं, पूरे चैप्टर्स में ये सब चर्चाएं की गई है, और ये समझ लोगे ना बाबू तो ये चैप्टर्स आपका दो चौड़ा रैखिक समीकरण मक्खन हो जाएगा। और ये 10 से 15 नंबर के जो यहाँ से क्वेश्चन कर जाते हैं एकदम आपके लिए सिंपल लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं ग्राफ कैसे हल करते हैं। ग्राफ को कैसे हल करते हैं जैसे इसको ध्यान से समझिए कि आखिर दो चौड़ा रैखिक समीकरण में ग्राफ कैसे हल कर जाती है। और ये 5 नंबर का हमेशा क्वेश्चन कर जाती है ग्राफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी है, देखो ग्राफ हल करने के लिए आपको क्या करेगा? दो समीकरण देगा। जैसा कि अब पहला समीकरण है x - 2y = 0, और दूसरा समीकरण 3x + 4y = 20 है। इस प्रकार का आपका कोई भी समीकरण दे सकता है, दो समीकरण देगा और बोलेगा इन दोनों समीकरण से आपको क्या करना है? ग्राफ खींचना है। सिंपली मैं आपको तरीका बता रहा हूं ग्राफ खींचने के लिए। पहले आपके पास दो समीकरण देगा, तो दोनों समीकरण का आपको नाम देना है।
समीकरण 1 और समीकरण 2, पहले समीकरण को पहला समीकरण, दूसरे समीकरण को दूसरा समीकरण। यहां से आपको करना क्या है कि पहला कंडीशन में आपको पहला समीकरण उठाना है और वहां से x या y का मान निकालना है। दूसरा भी समीकरण वही करना है कि दूसरा समीकरण भी उठाना है और वहां से या तो आप x का मान निकालिए नहीं तो y का मान निकालिए। समझो पहले कंसेप्ट को बाबू, कोई भी समीकरण उठाइए, समीकरण 1 या समीकरण 2 उठाइए, वहां से आपको या तो x का मान निकालना है नहीं तो y का, ठीक है ना। पहले समीकरण को उठाकर चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देख सकते हैं, x माइनस 2y बराबर 0 है। अब ये पहला समीकरण जब मैंने उठाया भैया, तो पहला समीकरण से या तो x का नहीं तो y का मान निकालिए, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। देखो इसलिए x को छोड़कर और सब उधर लेकर चल जाएंगे, इसलिए x बराबर है माइनस 2y, इधर ला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2y। तो ये पहले x का मान आ गया, समझ में आ रही। जरूरी नहीं कि आप x का मान निकालें, y का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ x माइनस 2y बराबर अगर 0 है तो मैं चाहूंगा तो 2y को क्या कर सकता, छोड़ सकता है, x को उधर लेकर जा सकता हूँ। आपका जो आसान लगे वही करना है, पहले समीकरण उठाना है और वहां से x या y का मान निकाला, तो मैं x का मान निकाल लिया। आज जैसे ही आप x या y का मान निकालेंगे, फटाके वहीं से आपको मान सारणी निकालनी है और यही मान सारणी से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ रेडी कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर जो मान निकालेंगे 2 या 3 निकाल सकते हैं, x और y। अब देखो बराबर के बाद y है तो y का छोटा से छोटा मानक होता है कि x का छोटा से छोटा माना जाए। अच्छा ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पर मैं y का मान अगर 1 रखता हूँ, y का मान अगर 1 रखूंगा तो 2 का 1 से गुना करूंगा कितना 2 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर y का मान हम 2 रखते हैं, 2 दूनी 4, x का मान कितना चलाएगा 4 चलाएगा। कुछ नहीं किया, मैंने x का मान निकाला, बराबर के बाद y है तो y का मान पुट किया, y का मान 1 रखा था वो x का मान 2 आ गया, और y का मान 2 रखा था 2 दूनी कितना हो गया 4 आ गया, x का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो 2 मान मैंने निकाल लिया, x और y का जो समीकरण था। तो पहले समीकरण को मैंने चला और वहां से पहले समीकरण से चलकर मैंने किसी एक का मान निकाला, या तो x का निकाला नहीं तो y का निकाला, तो मैंने x का निकाला। इसी प्रकार से समीकरण 2 भी उठाएंगे और समीकरण 2 भी चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है बाबू देखो ध्यान से, 3x प्लस 4y बराबर 20 है। यहाँ से भी या तो आप x का मान निकाले नहीं तो y का मान निकालिए, और सिंपल x का मान निकालना होता निकालिए। यहाँ पर x वाले को छोड़कर और सबको उधर लेकर चल जाएंगे, तो 3x को छोड़ दो 20 है, प्लस 4y है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4y। यहाँ x को छोड़कर 3 गुना में, क्योंकि x का मान निकालना तो x अकेला होना चाहिए, तो x को छोड़कर 3 गुना में इधर कहाँ चलाएगा बटा में, इसलिए x का मान निकल गया 20 माइनस 4y, अब बट्टा में चलाएगा 3 चलाएगा, यानी x को छोड़कर 3 गुना में इधर चलाएगा बट्टा में, यानी x का जो मान है वो 20 माइनस 4y, अब बट्टा में कितना चलाया 3 चलाया। ठीक है, ये x का मान है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या रही बाबू, अब x का मान जैसे यहाँ पर सिंपली था x बराबर 2y, अब यहाँ पर देखो x का मान 20 माइनस 4y बटा 3 आ गया। यहाँ से भी आपको वही काम करना है, इसके लिए भी आपको क्या रेडी कर लेना है, मान सारणी। यहाँ पर मैं साइड में निकाल रहा हूँ, मान सारणी निकालना। आपको मान सारणी सब समीकरण के लिए निकालना, वही 2 मान निकालना, बस इससे ज्यादा नहीं निकालना। आप चाहेंगे तो आगे भी निकाल सकते हैं, 3 को 4 को 5 को निकाल सकते हैं, सब टीचर अलग अलग निकालता है, ठीक है। अब देखो यहाँ y का मान छोटा से छोटा रखना ताकि मान भी छोटा से छोटा है। तो सोचो y का मान क्या रखें, यहाँ पर y का मान क्या रखेंगे, छोटा से छोटा मान है। अगर सोचो y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो 16 आएगा, 0 रखेंगे तो 4 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, भैया वो 16 नहीं दे पाएगा। सोचो क्या मान रखी जाए y का, छोटा से छोटा मान रखने पर छोटा वैल्यू है। यहाँ पर y का मान क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो भी काम नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखिए एक तरह से 1 रखते हैं तो 4 घटेगा 16 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 12। हाँ, यहाँ y का मान कितना रखिए 2 रखिए। कैसे देखिए यहाँ पर अगर सोचो y का मान 2 रखेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 20 में से 8 घटेगा तो 12। अब बटा में कितना है 3 है, तो 3 ये कट जाएगा, 3 चौके 12, यानी x का मान कितना निकलेगा 4। कब, जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा 4। अब और सोचो, अब क्या रख सकते हैं y का मान, ये y है तो y का मान अगर 3 रखते हैं तो 4 12, तो 20 में से 12 घटेगा 8 हो जाएगा, तो 8 बटे 3 नहीं कटेगा, ठीक है ना। आपको ऐसा वैल्यू रखना जो पूरा पूरा कट जाए। अच्छा मान लो यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 रखने से भी काम नहीं फट जाएगा क्योंकि 4 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर 5 रख दो, सबसे बढ़िया y का वैल्यू, तो 4 5 20, 20 में से 20 घटेगा तो 0, 0 बटा 3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी मैंने छोटा से छोटा मान रखा, x का भी वैल्यू छोटा रखा है, यानी y का मान छोटा रखा तो x का भी मान छोटा आ गया। सिंपली अगर मोटा मोटी में भाई देखो आपको समझाना चाहूँ ना, तो बस मेरे कहने का इतना मतलब है, 2 समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण में पहले समीकरण को उठाओ, ठीक है ना, और उसमें x या y का मान निकालो। जब x y का मान निकल जाए तो अपने से छोटा वैल्यू रखकर मान सारणी प्राप्त कर लो। दूसरा समीकरण में भी सेम वही करना है, वहां से भी समीकरण 2 उठाना है और वहां से भी किसी x या y का मान निकालना जैसे मैंने निकाला, और वहां से आपको मान सारणी प्राप्त कर लेना है। जिस प्रकार से मैंने मान सारणी प्राप्त करी उसी तरह से आप भी मान सारणी प्राप्त कर ले। और जैसे ही आपका मान सारणी प्राप्त हो जाएगा, आपको इस तरह का अक्ष
4 करना है। देखो जो जो क्षैतिज होता है उसको एक्स अक्ष और जो ऊपर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। ये जो बीच में बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं, मतलब 0 होता है। 0 के बाद 1 आएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैल्यू होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि इधर आएंगे, ध्यान देना बाबू, ग्राफ में क्या होता है कि 2-3 कंडीशन इधर भी आएंगे इधर भी आएंगे। तो ये जो होता है ना ये वाला कंडीशन, ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि देखो ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है उसको वाई अक्ष और जो ऐसे क्षैतिज काटता है उसको एक्स अक्ष बोलते हैं। तो आप सिंपली इसको एक्स और इसको एक्स डैश बोल सकते हैं, क्योंकि डैश वाला ऋणात्मक होता है, ये वाई और ये हो जाएगा वाई डैश। तो यहाँ ये 0 होता है, 0 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 1 में चलेगा, 1 2 3 4 बढ़ते चलेगा, 0 से ऊपर जाएंगे तो भी बढ़ते चलेगा, लेकिन 0 से पीछे आएंगे तो -1 -2 -3 और 0 से और नीचे आएंगे तो -1 -2 ये सब माइनस में, यानी डैश वाला जो होता है ना ये सब माइनस में जाता है, ठीक है ना। तो हमें ग्राफ रेडी करना है, तो ये एक्स अक्ष और ये क्या होगा वाई अक्ष, ठीक है ना। हम यहाँ पर उसी वैल्यू को उतना ही वैल्यू दर्शाएंगे जितना हमारे मान सारणी में प्राप्त है। तो अधिक से अधिक मान सारणी में कितने मान प्राप्त है, 5 मान प्राप्त है, 5 तक प्राप्त है। अब देखो पहला मान सारणी आपको उठाकर चलना और हल करना है। पहले मान सारणी में x का मान कितना है 2 है और y का मान कितना है 1 है। तो x का मान 2 है, तो ये देखो ये x अक्ष है, तो इसी x अक्ष पर y का मान देखना है, x का मान देखना है 2 और 2 से हमें कहां तक जाना है 1 तक। तो इसी 2 से आप उठेंगे कहां तक, सामने 1 तक। देखो इस सामने पड़ा है ना, तो सामने कहां तक उठ जाएंगे 1 तक, यानी ये वाला जो बिंदु आ गया इसका नाम है 2,1 है। क्या नाम है 2,1। कुछ नहीं करना है ग्राफ खींचने के लिए भैया, समझो ध्यान से। देखो मान सारणी समझना, x का मान 2 है तो x अक्ष पर ढूंढो कहां पर 2 है, तो ये 2 है और 2 से कहां तक जाना है 1 तक। तो इसी 2 से उठेंगे कहां तक 1 तक। देखो 1 के सामने आगे बूंदा दर्शा दिए, यानी ये जो बिंदु हो गया 2,1 हो गया। अब दूसरा देखो इसमें मान x का मान 4 है तो 4 ढूंढो कहां पर है, ये 4 है और 4 से कहां तक जाना है 2 तक जाना है, यानी x का मान 4 और y का मान 2, तो 4 से उठेंगे कहां तक 2 तक। सामने आ रहा है 2 तो ये 2 दर्शा दो। अब ये दोनों बिंदु आ गए, दोनों बिंदु को स्केल से रखकर क्या करना, मिला देना है। आप स्केल से मिलाइएगा और साथ में जब भी ग्राफ खींचना बाबू, जब भी ग्राफ खींचना है तो ग्राफ की कॉपी पर खींचना सबसे अच्छा रहता है। मैं तो सिर्फ ओनली आपको समझा रहा हूं। पहले जो समीकरण पहला मान सारणी उसको मैंने दर्शा दिया, अब इसी तरह से दूसरा मान सारणी इसी ग्राफ पर दर्शाएंगे। दूसरा का में x का मान 4 है तो यही 4 है और 4 से कहां तक जाना 2 तक, तो 4 से 2 तक जाएंगे तो ये बिंदु हमें मिलेगा, यही 4,2 रहेगा। पहले ग्राफ के लिए 4,2, दूसरे ग्राफ के लिए यही 4,2 और दूसरा उसके बाद मान सारणी x का मान 0, x का मान 0 है और 0 से कहां तक जाना 5 तक, तो 0 से कहां तक उठेंगे 5 तक है आएगा, यानी x का मान 0 है, 0 से कहां तक उठेंगे 5 तक, तो हाई वाला बिंदु आ गया। तो कौन कौन सा बिंदु, एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिला, दोनों बिंदु को जब मिला देंगे तो इस तरह से हमारा ग्राफ चला आएगा। ये पहले समीकरण का ही ग्राफ था, दूसरे समीकरण का ग्राफ हो गया। तो यहाँ पर ग्राफ क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, प्रतिच्छेदी। और जब ग्राफ खींच लेंगे तो वहां से x और y का मान कैसे निकालते हैं, कटान बिंदु को देखते हैं। ये कटान बिंदु है, तो कटान बिंदु से ठीक नीचे आए, x अक्ष के नीचे आएंगे तो x का मान और y अक्ष के सामने जाएंगे तो y का मान। तो इस कटान बिंदु से x अक्ष के नीचे आएंगे तो 4 के सामने आ रही है तो x का मान 4, इसी कटान बिंदु से y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान कितना निकल गया 2। अरे भैया हार्ड नहीं है, सिंपली इस बात को समझो। पहला समीकरण उठाना है, पहले समीकरण को क्या करना है, वो समीकरण को उठाना है, वहां से x से y का मान निकालना, फिर मान सारणी निकालना है। दूसरे समीकरण को भी उठाना है, वहां से भी x से y का मान निकले, वहां से भी आप क्या करिए मान सारणी निकालिए। इन मान सारणी को आप दर्शाइए, मान सारणी को आपको दर्शाने आना चाहिए। जैसे मैंने आपको समझाया है कि यहाँ पर देखो x का मान 2 है तो 2 ढूंढ लिया और 2 से कहां तक जाना 1 तक, तो 2 ढूंढ कर 2 से मैं कहां तक चला गया 1 तक। इसी प्रकार से मैंने दोनों का क्या किया, ग्राफ रेडी कर दिया। क्या रेडी कर दिया, मैं दोनों का ग्राफ रेडी कर दिया। और कटान बिंदु देखिए दोनों एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब जो ग्राफ है ना ये प्रतिच्छेदी ग्राफ है। अगर यही ग्राफ एक दूसरे के सामने आता है तो इसका मतलब समानांतर ग्राफ हो जाता है। अगर यही ग्राफ एक दूसरे के ऊपर रहता है इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ हो जाता है, संपाती ग्राफ हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये आपको ग्राफ विस्तार से समझ में आ गई होगी। चलो एक और मैं ग्राफ लेकर आपको समझा देता हूँ, इसको मैं मिटका देता हूँ। एक और ग्राफ मैं आपको समझाना चाहूंगा, सिंपली ध्यान से समझना बाबू, ताकि ग्राफ में एक भी डाउट नहीं रहे। क्योंकि ग्राफ जो होता है ना 5 नंबर के क्वेश्चन करते हैं हमेशा, तो ध्यान से इस चीज को आप समझिएगा, ध्यान से इस चीज को आप लोग समझिएगा। देखो एक और समीकरण कोई भी उठा तो मान लो यहाँ एक समीकरण दे दिया x प्लस y बराबर 4, ठीक है ना, और दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर मान लो 4 दे दिया, 4 नहीं मान लो कि यहाँ पर 9 दे दिया। ठीक है, ये 2 समीकरण है। तो पहले वही काम करना आपको, समीकरण 1 उठाना, समीकरण 1 से चलना। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 4, यहाँ से x का मान निकालो, x बराबर 4 प्लस y को इधर लाएंगे -y। अब यहाँ से जैसे ही x का मान निकालिए आप मान सारणी निकालो। मान सारणी निकालना है बाबू, मेन यही मान सारणी है, यहाँ x और यहाँ y। अब सोचो y का मान छोटा छोटा रखना, तो y का मान मान लो यहाँ पर 1 रख दिए तो 1 घटेगा नहीं, 1 रखेंगे y का मान, तो 4 में से
1 घटेगा 3, यानी x का मान 3। अगर y का मान 2 रख दिए तो 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा। तो पहले समीकरण का मान सारणी निकल गया। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण भी आपको उठाना है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 2 से 2x + 3y बराबर 9। अब देखो यहाँ से x का मान निकालना है या y का मान निकालना, तो x का मान निकालता है 2x बराबर 9। ये +3y को इधर लाएंगे -3y, इसलिए x छोड़कर 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 9 - 3y अब बटा में चलाएगा 2। ठीक है ना, ये दूसरे समीकरण का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया। अब यहाँ से भी आपको क्या रेडी करना है, मान सारणी। ठीक है ना, मान सारणी रेडी करना है। मान सारणी जैसे रेडी होगा ग्राफ खींचना है, ये x अक्ष y अक्ष। अब देखो y का मान छोटा से छोटा रखिए ताकि ये x का भी मान क्या चला है, छोटा से छोटा। अच्छा मान लो यहाँ पर मैं यहाँ पर y का मान अगर 3 रख देता हूँ, देखो यहाँ y का मान 3 रखूंगा, 3 3 9, तो 9 में से 9 घटेगा 0, यानी x का मान क्या निकल जाएगा 0। अच्छा मान लो यहाँ पर y का मान अगर 1 रखता हूँ तो 3 3 6, हाँ देखो y का मान अगर 1 रखते हैं तो 3 एकम 3, तो 9 में से 3 घटेगा 6 बच जाएगा, 6 बटा 2, 2 से कट जाएगा 2 3 है 6, यानी x का मान y का मान x का मान कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। यानी इसी वैल्यू में रख के क्रिया करके मान सारणी निकालना। छोटा वैल्यू रखना, छोटा आना भी चाहिए ताकि ग्राफ ढेर लंबा नहीं हो। ये सब चीज समझने वाली बात आ रही है ना। देखो तो यहाँ पर मैंने क्या किया, y का मान एक बार 3 रख दिया तो x का मान 0 आ गया, y का मान एक बार 1 रख दिया तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो पहले समीकरण दूसरे समीकरण का मान सारणी आ गया। आप जैसे ही मान सारणी आ गया इसका ग्राफ रेडी कर दो। जैसे ही आ गया आपका क्या करो, मान सारणी रेडी करो। बीच में रेखा 0 के बाद बढ़ेंगे, बीच में आपका मूल बिंदु होता है तो 0 मान लेकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ सकते हैं 7, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 नहीं भी दर्शाएंगे तो कोई बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये सब वैल्यू अगर नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 ये सब वैल्यू होते हैं। हमें मेन जो आता है वो आप देखते हैं। पहले मान सारणी में क्या है कि x का मान 3 है, 3 से कहाँ तक जाना, y का मान 1 है, तो x का मान x अक्ष, ये x अक्ष है, इस पर ढूंढना, ये x अक्ष है, ये ऊपर y और ये y डैश है, तो x अक्ष पर ढूंढना में 3, तो 3 ये 3 से कहाँ तक जाना, 3 से देखो उठना 1 तक, तो 3 से उठेंगे कहाँ तक 1 तक, y वाला बिंदु मिल जाएगा 3,1 है। ठीक है, अब देखो आगे, अब x का मान 2, y का भी मान 2, तो x का मान 2 और 2 से कहाँ तक जाना, 2 तक, भाई बिंदु मिल गया मुझे 2,2, तो 2 बिंदु, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, दोनों बिंदु को क्या करूंगा स्केल रख के मिला लूंगा, आप स्केल रख के मिलेगा। तो पहले समीकरण का ग्राफ हो गया। अब दूसरे समीकरण में चलते, x का मान 0 और 0 से कहाँ तक जाना 3 तक, 0 से कहाँ तक उठेंगे 3 तक, भाई वाला बिंदु मिल गया। ठीक है ना, ये 0,3 मिल गया। और दूसरा का देखते समीकरण में, इसी में x का मान 3 और 3 से कहाँ तक जाना 1 तक, भाई वाला बिंदु मिल गया। तो ये वाला बिंदु दोनों बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे। अब ये मिला दिए तो ये भी एक दूसरे को ग्राफ क्या करिए काट रही है। इस कटान बिंदु से x अक्ष के सामने आएंगे तो y अक्ष के सामने आएंगे तो y का मान है, इसी से x अक्ष के सामने आएंगे तो x का मान, तो यहाँ से x का मान निकलेगा 3 और y के सामने जा रहा है तो 1 आ रही है, तो x का मान 3, y का मान कितना आ गया 1 आ गया। सिंपली आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे खींचना है। 2 समीकरण दिया रहेगा, पहले समीकरण को उठाना है, वहां से x से y का मान निकालना, फिर मान सारणी आपको हल करके निकालना है। दूसरे समीकरण के साथ भी वही क्रिया करना है और उसके बाद जो मान सारणी आएगा उसको ग्राफ पर क्या करना है दर्शा देना। ये ग्राफ आपका हो गया। ठीक है ना, जब ग्राफ काटेंगे मतलब प्रतिच्छेदी यानी x और y का मान 1 आएगा। जब वही ग्राफ समानांतर आएंगे इसका मतलब है वो क्या हो जाएगा समानांतर ग्राफ हो जाएगा और वहां पर उसका कोई हल नहीं होगा, x और y का कोई मान नहीं निकलेगा। तीसरी बात है वो ग्राफ जब एक दूसरे जब दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही दोनों के ऊपर आएगा तो इसका मतलब कोई संपाती ग्राफ है, उसका x और y का मान अनेक आएंगे। तो ग्राफ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणन विधि क्या होती है। अब प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आखिर कैसे हम लोग 2 चौल रैखिक समीकरण को हल करते हैं। देखो इस चैप्टर में जो चीजें पढ़ना वही सब चीजें मैं आपको कवर करा रहा हूँ। ये सारी बातें आप समझिएगा ना, चैप्टर आप मक्खन कर दीजिएगा। 2 चौल रैखिक समीकरण में क्या पढ़ना है, ग्राफ पढ़ना है, कंडीशन पढ़ना था, कब संगत होगा कब असंगत होगा, कैसे ग्राफ खींचना है, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन बीजगणन क्या होते हैं, यही सब चीजें पढ़ना है। तो मैंने ग्राफ समझा दिया, प्रतिच्छेदी समानांतर संगत असंगत संपाती सब चीज मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है। वो कौन कौन सी, देखो और भी भारतीय भवन किताब पढ़े तो उसमें 5 विधियां दी है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आपको 3 ही पढ़ना है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि समझते हैं। प्रतिस्थापन विधि, देखो प्रतिस्थापन मतलब एक को स्थापित करना पड़ेगा, एक को स्थापित करना पड़ेगा। समझो 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे, तो पहला को पहला समीकरण, दूसरा को दूसरा समीकरण। अब इसको बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करे और 3 नंबरिया या 2 नंबरिया प्रश्न कर देता है। तो 2 समीकरण दिया तो पहले को पहला समीकरण, दूसरे को दूसरा समीकरण। अब यहाँ से क्या करना है कि पहला समीकरण उठा लेते हैं। ठीक है ना, प्रतिस्थापन का नियम कहता है कि पहला समीकरण उठाना है और वहां से x या y का मान आपको निकाल लेना है। ठीक है ना, तो पहला समीकरण कितना है 3x + 2y = 5 है। ठीक है,
पहले समीकरण से चल देंगे, पहले समीकरण से, ठीक है ना। पहले समीकरण से पहला समीकरण हो गया, पहले समीकरण उठाना आपको 3x + 2y = 5 है। अब यहाँ से x से y का मान निकालना, फिर आप याद नहीं, देखो प्रतिस्थापन में आपको x का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? x का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, निकाल लीजिए यहाँ पर 3x = 5 है, प्लस 2y को उधर लेंगे -2y, x को छोड़कर 3 गुना में इधर कहाँ चलाएगा? बटा में, तो x = 5 - 2y, अब बटा में चलाएगा 3। तो ये जो मान आ गया ना, इसको समीकरण आप क्या मान के चलेंगे? 3 मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? इसको समीकरण 3 मान के चलेंगे। देखो मेरे कहने का सीधा सा मतलब आप समझो बाबू, ध्यान से। दो समीकरण दिया रहेगा, पहला समीकरण आपको उठाना है। क्या उठाना है? पहला समीकरण आपको उठानी है, पहला समीकरण आपको उठानी है और वहां से x का आपको मान निकालना है। x का जो मान आएगा उसको समीकरण 3 लेकर चलना है। अब वो जैसे ही x का मान निकला उसको समीकरण 2 में पुट कर देना है। किसमें पुट करना? समीकरण 2 में पुट करना है, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? x + 3y = 9। अब देखो x का मान निकाल चुके हैं, x का मान कितना है? 5 - 2y / 3। तो x के जगह पर रख देंगे 5 माइनस, समझो यहाँ पर 5 - 2y अब बटा 3, अब प्लस में कितना है? 3y, अब बराबर कितना है? 9। देखो सिंपली मैं आपको समझाना चाहूँ बाबू, तो पहले समीकरण को उठाकर वहां से x का मान निकाले, उसको समीकरण 3 ले लिया, और यहाँ जो x का मान आया है इसी x के मान को समीकरण 2 में पुट कर दिया। तो समीकरण 2 ये है, तो समीकरण 2 में x के जगह पे ये मान रख दिया, प्लस 3y, तो 3y = 9 है, तो 9। अब इसको आपको हल कर लेना है, बटा में 1 करिए, तो 3 1 का लसा लेंगे, कितना हो जाएगा? या का सिंबल बढ़िया सा आप दीजिए, 3 1 का लसा कितना हो जाएगा? 3 3 का टेबल पढ़ेंगे तो एक बार 1 का ऊपर से गुना करेंगे तो वही रहेगा 5 - 2y, जो कहते हो रहेगा। अब प्लस 1 का 3 से गुना करेंगे, 3 या 3 3 कितना हो जाएगा? 9, यानी 1 का टेबल 3 में पढ़ना पड़ेगा, 3 3 के 9y बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सिंपली अब आगे क्रिया को बढ़ाते हैं जरा सा। देखो यहाँ पर ये 5 है तो 5 लिखो, समझिए ध्यान से। ये 3 भागा में इधर कहाँ चलाएगा? गुना में चलाएगा। तो यहाँ पर या करके लिखेंगे 5 है 9y में से 2y घटा देंगे, क्रिया कर लेना है भाई, कुछ नहीं करना है। 9y में से 2y घटा देंगे तो प्लस 7y, आप बटा बराबर चलाएगा 9 और गुना 3। 3 कहाँ से होगा? क्योंकि यहाँ 3 भागा में था, इधर चलाएगा गुना में। अब या करिए 5 को छोड़िए, 7y को सिर्फ छोड़ दीजिए इधर, नतीजा 27, आई प्लस 5 को इधर लाएंगे -5, या आपका बच गया 7y = 27 में से 5 घटेगा 22 हो जाएगा। y को छोड़कर 7 गुना में इधर कहाँ चलाएगा? बटा में, इसलिए y का मान निकल गया 22/7 निकल गया। y का मान क्या निकल गया? 22/7 निकल गया। सिंपली मैंने आपको क्या किया? समीकरण 1 उठाया, वहां से x का मान निकाले, जो x का मान है वो समीकरण 2 में पुट कर दिया, तो मेरा किसका मान निकल गया? y का। अब ये जो y का मान आ गया, ये जो y का मान आ गया, ये समीकरण 3 में पुट कर देता है। समीकरण 3 में y का मान रखने पर लिखिएगा, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है ना था आपका? x = 5 - 2y / 3। अब यहाँ देखो 5 - 2 गुना y का मान कितना है? 22/7, अब बटा में कितना है? 3। क्रिया कर दो इसका ना, तो यहाँ पर 22 दूना 44, 7 क्रिया कर दो यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 22 दूना 44, अब बटा 7, अब बटा में 3। इसका डायरेक्ट में क्रिया कर रहा हूँ, यहाँ 7 × 5 = 35 में से 44 घटा दीजिए, 35 है, 7 × 35 होगा ना, तो 35 में से 44 घटेगा, तो 35 में से 44 घटाएंगे तो -9, अब बटा में 7 नीचे चलाएगा, 7 गुना 3 हो जाएगा, ये 3 3 के 9, यानी x का मान निकालेंगे तो -3, अब बटा निकल जाएगा 7। अरे जोड़ घटाव क्रिया करने आते हैं ना, अपने यहाँ से भिन्न का जोड़ बना लीजिएगा, क्रिया कर दीजिए। देखो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ बस। देखो प्रतिस्थापन विधि में x और y का मान निकालने के लिए पहले का समीकरण उठाना है, x का मान निकालना है, x का जैसे मान निकलेगा उसको समीकरण 3 मान लेना है, और जो x का मान आएगा उस समीकरण 2 में पुट कर देंगे, वहां से किसका मान निकल जाएगा? y का। तो ये कौन सा विधि होगा? प्रतिस्थापन विधि। हार्ड नहीं है, समझने का फेर है। प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरण, पहला समीकरण उठाना है और x का मान निकालना है, ठीक है ना। x का मान निकलेगा उसको समीकरण 3 मान लेना है, और वही x के मान को समीकरण 2 में पुट कर देना है, और वहां से जैसे 2 में पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा, y का जो मान निकलेगा उसको समीकरण 3 में पुट करेंगे, x का मान निकल जाएगी। तो ये विधि कौन सा रहा? प्रतिस्थापन। अब दूसरी विधि में आपको समझा रहा हूं कैसे दूसरी विधि से आपको हल करना है। दूसरी विधि विलोपन विधि। आखिर क्या है विलोपन विधि में? कुछ नहीं होता है, एक को विलोप करना पड़ता है, मतलब उनके गुणांकों को बराबर करना पड़ता है, ये विलोपन विधि है। समझिएगा इस चीज को ध्यान से, आखिर है तो है क्या विलोपन विधि। जिस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि, जिस प्रकार से आप प्रतिस्थापन विधि समझे हैं, चाहे प्रतिस्थापन विधि पढ़े हैं, इसको ध्यान से समझिए जरा सा। देखो यहाँ पर 2 समीकरण दिया रहेगा, प्रतिस्थापन में विलोपन में सब में 2 समीकरण दिया रहेगा। तो प्रतिस्थापन में विलोपन हल करने के लिए 2 समीकरण आपको दिया है,
कितना समीकरण दिया आपको, 2 समीकरण आपको दिया है। अब यहाँ से हम इसको कौन सा विधि से हल करते हैं, विलोपन से। तो विलोपन से हल करने के लिए आप या तो x का गुणांक बराबर करिए, नहीं तो y का गुणांक बराबर करिए। चलो मान लो मैं x का गुणांक बराबर कर रहा हूँ, तो x का देखो पहले का समीकरण में x का गुणांक 3 है, तो जो x का गुणांक समीकरण 1 में उसी के गुणांक से समीकरण 2 में गुना करते हैं। जैसे समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है तो 1 से गुना कर देंगे समीकरण 1 में। कहने का इतना मतलब है कि हमें x वाले मान को बराबर कर रहे हैं। अभी हम पूरा सिद्धांत x वाले पर फोकस कर रहे हैं। x वाले मान को बराबर करना है तो पहले का समीकरण में x का गुणांक 3 है तो 3 का समीकरण 2 में गुना कर देंगे। दूसरा का समीकरण में x का गुणांक 1 है तो 1 का गुना समीकरण 1 में कर देंगे। अगर यही मान लीजिए आप y का मान बराबर करते तो ये पहले का समीकरण में y का मान 2 है, इसका मतलब समीकरण 2 में 2 से गुना करते, और दूसरा का समीकरण में y का मान 3 है तो 3 का गुना किससे करते, समीकरण 1 में गुना करते। तो आप किसी भी मान को बराबर कर सकते हैं, या तो x वाले मान को बराबर करना है, नहीं तो y वाले मान को बराबर करना विलोपन में। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए मैं y वाले ही मान को बराबर किया, कैसे किया, पहले का समीकरण में y का गुणांक 2 है तो 2 से समीकरण 2 में गुना कर दिया। उल्टा इसका जिसको आप बराबर कर रहे हैं तो y का गुणांक 2 है तो समीकरण 2 में, दूसरा का समीकरण y का गुणांक 3 है तो 3 से गुना समीकरण 1 में कर दिए। अब देखना ये कि जिसको मैंने बराबर किया उसका चिन्ह क्या है। अगर सेम चिन्ह होगा तो घटेगा, अगर अलग अलग चिन्ह है मतलब चिन्ह के अनुसार आपको काम करना है। देखो तो यहाँ इसका भी चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस। अब समझने वाली बात क्या आ रही है, सेम चिन्ह में आपको क्या करना है, उसको सेम चिन्ह में उसको समझो, यहाँ पर सेम जब चिन्ह होंगे तो उसको घटाना है, और जब अलग अलग चिन्ह होंगे तो उसको जोड़ देना है। तो यहाँ पर y का भी जो चिन्ह है प्लस, यहाँ भी y का चिन्ह है प्लस, इसका मतलब इसको घटा देंगे। यानी लिख सकते हैं समीकरण 1 गुना 3 और घटावे समीकरण 2 गुना 2। यानी समीकरण 1 में 3 से गुना किया, समीकरण 2 में 2 से गुना किया। आखिर क्यों 3 और 2 से गुना किया, इसके पीछे का रीजन है कि मैंने y वाले गुणांक को बराबर किया। जब y वाले गुणांक को मैंने क्या किया, बराबर किया, तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या आ रही है कि y का पहले का समीकरण y का गुणांक 2 था तो 2 से समीकरण 2 में गुना कर दिया। दूसरा समीकरण y का गुणांक 3 था तो 3 से गुना कर दिया। दोनों का चिन्ह देखा तो क्या है, दोनों का चिन्ह सेम है, इसका मतलब घटा देंगे, सेम चिन्ह में घटाना है। चलो पहले का समीकरण में 3 से गुना करो, 3 3 की 9 x प्लस 3 का 2 से गुना करेंगे 3 6y बराबर 3 25 कितना हो जाएगा 15। यहाँ 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2x और प्लस इसमें 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6y और बराबर 9 दूना 18। अब इसको मैंने घटाया तो चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ये 2x का पहले का चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 6y के पहले का चिन्ह प्लस है तो माइनस, 18 के पहले का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो सेम जो है ना, ये प्लस 6y माइनस 6y कट गया। अब 9 गो x में से 2 गो x घटा दीजिए 9 गो x में सब 2 गो x घटाएंगे तो हो जाएगा 7x। अब 15 में से 18 घटाएंगे तो -3, इसलिए x का मान निकालिए तो 7 गुना में इधर चलाएगा बटा में, -3/7, यानी x का मान निकल गया -3/7। अब यही जो x का मान आएगा समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी आप पुट कर दीजिए। तो समीकरण 1 से चल लेता हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 5 है, ठीक है ना। यहाँ से x का मान पुट करना है आपको, चलो पुट करते हैं। यहाँ पर 3 गुना x का मान -3/7 -3/7 अब प्लस 2y बराबर 5 होगा। क्रिया कर दीजिए यहाँ से, 3 3 9 -9/7 हो गया, अब प्लस 2y अब बराबर 5 हो गया। क्रिया करना है बस, 2y को छोड़ो 5 -9/7 को दिलाएंगे प्लस 9/7 हो जाएगा। 7 5 35 और 9 35 9 44 हो जाएगा। इसका मतलब है 2y बराबर 44/7 हो जाएगा। ये 31 होगा, 22 दूना 44 की 2 भागा गुना में इधर चलेगा बटा में, यानी y का अगर यहाँ से मान निकालेंगे 22/7। देखो प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए थे x का मान -3/7 और इस विधि से भी हल करेंगे तो कितना आएगा 22/7। मतलब y x और y का मान सब विधि से भी सेम आता है। x और y का मान सब विधि से क्या आता है, सेम आता है। कोई भी विधि से आप हल करिएगा तो x और y का मान क्या आएगा, समान आएगा। तो समझने का फेर पड़ जाता है, ठीक है। अब देखो विलोपन विधि यही होता है, सबसे सिंपल विधि होता है। कैसे विलोपन विधि से हल किया मैंने, 2 समीकरण आपको दिया रहेगा, कितना समीकरण, 2 समीकरण आपको दिए रहेंगे और दोनों समीकरण में किसी एक गुणांक को बराबर करना, या तो x का गुणांक नहीं तो y का गुणांक बराबर करिए, जिससे मैंने बराबर किया। और जिस गुणांक को आप बराबर करें उसको देखिए, अगर चिन्ह सेम है तो घटाएंगे, चिन्ह अलग अलग है इसका मतलब है कि उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो वहां से हल करिएगा तो आपका x और y का मान निकल जाएगा। तो किसी भी विधि से आप मान निकाले वो सेम आता है, ठीक है ना, मतलब x और y का मान सेम आता है। तो विलोपन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और विधि हम लोग समझते हैं जिसका नाम है ब्रज गुणन विधि। तो चलिए सिंपली भी हम लोग उसको क्या करते हैं, ब्रज गुणन विधि को समझ लेते हैं। अब इसी समीकरण में, एक ही समीकरण से तीनों विधि में इसलिए समझा दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर आपके लिए मक्खन हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब ब्रज गुणन विधि क्या होती है, इसके लिए भी आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, लेकिन इसमें बराबर के बाद आपको 0 करना होता है। ब्रज गुणन विधि में 3 समीकरण दिया है तो बराबर के बाद यहाँ अचर है ना, अचर नहीं करना, बराबर के बाद हमें 0 कर देना है।
क्या करना है, बराबर के बाद हमें क्या करना है, 0 कर देना है। हाँ, बराबर के बाद हमें क्या कर देना है, 0 कर देना है। चलिए करते हैं इसको, पहले ये काम कर देते हैं। देखिए 3x प्लस 2y है, प्लस 5 है, इधर लाएंगे तो -5 बराबर हो जाएगा 0। x प्लस 3y, ये 3y है आपका, यहाँ देखो प्लस 9 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9 बराबर 0। तो मैंने क्या किया, बराबर के बाद 0 कर दिया। जब ऐसा हो जाएगा तो ब्रजगुणन से एकदम देखो सिंपल भी पड़ता है, हार्ड भी पड़ता है। ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से क्या करना है, अगर x का मान निकालना तो x के मान को टोप देना होता है। x का मान निकालना, x वाले मान को टोप देंगे और जो बचेगा उसके मान को, उसके गुणांक को गुना कर देंगे। तो यहाँ पर x y का गुणांक 2 है, यहाँ पर अचर 9 बचा, 2 का -9 से आप -5 का किससे गुना कर देंगे, 3 से कर देंगे। ये चीज लेकर चलनी है। x का मान ने ब्रजगुणन विधि से अगर x का मान निकालना, x ऊपर होगा उसके जो गुणांक होगा उसको नीचे लिखी जाती है। तो x का मान निकालना तो x को टोप दीजिए, जो बचे उसका गुना कर दीजिए। तो 2 का गुना किससे करेंगे, -9 से, तो 2 गुना -9 हो जाएगा। अब बीच में चीज माइनस लगती है। अब यहाँ -5 का गुना किससे कर देंगे, 3 से, तो -5 का गुना हो गया 3। तो ये मान किसका निकल गया, x का। इसी प्रकार से y का भी अगर मान निकालते हैं तो आपको वही करना पड़ेगा, जिसका मान निकालते हैं ब्रजगुणन में उसको ढक देते हैं। सिंपल ट्रिक है, याद देखिएगा। तो y का मान निकालना तो y वाले मान को क्या करिए, आप ढक दीजिए और जो बच रहा है उसको गुना करना है। y वाले मान को निकाले तो ध्यान देखने वाली बात है, जब y का मान निकालेंगे तो अचर से गुना करना पड़ता है, इधर से हम गुना करेंगे, इधर से नहीं करेंगे। सिंपली बात आप समझिएगा। तो y का मान निकाले तो -5 का गुना किससे करेंगे, x का गुणांक 1 है, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा -5 गुना 1, बीच में घटा होता है। और उसके बाद 3 का गुना -9 से गुना करेंगे तो 3 गुना -9। सिंपली ब्रजगुणन में यही करना। अगर x का मान निकाल रहे हैं तो x के मान को ढकिए, y का मान निकाले तो y वाले को मान को ढकिए, और y का जैसे ही मान निकाल रहे हैं आप y के मान को ढकेंगे तो अचर से गुना करना था। -5 का गुना 1 से और 3 का गुना किससे, -9 से गुना कर दिया। अब उसके बाद अचर के लिए 1 बैठाई जाती है। अचर के लिए क्या बैठाई जाती है, 1 बैठाई जाती है। तो अचर का मान निकालने के लिए अचर को ढक दीजिए और उसके बाद क्रॉस मल्टीपल इसमें कर दिया। सिंपली x का y से मतलब ऐसे गुना करना, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। 3 का गुना किससे कर देंगे, 3 से, 3 गुना 3 घटाओ और उसके बाद यहाँ 2 का गुना किससे कर देंगे, 1 से। 2 गुना कितना हो गया, 1 हो गया। ये इसी प्रकार से आपको निकालना है, हार्ड नहीं है। कोई विधि हार्ड नहीं होती है, हार्ड आपका सोचने का तरीका पड़ता है भैया, हार्ड ही नहीं होती है। देखो x का मान निकालने के लिए x वाले को ढक दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया। y वाले का मान निकालने के लिए y वाले को ढक दिया, अचर से गुना कर दिया, इधर से क्रॉस मल्टीपल कर दिया। अचर का मान निकालने के लिए 1 लिख दिया, अचर का जगह 1 लिख दीजिए, लिख दिया, अचर वाले को ढक दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दिया, हो गया। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 1/2 का -9 से गुना करेंगे -18 है, -3 का भी ख्याल रखना है। और ये माइनस प्लस और 3 × 15 हो जाएगा। अब बराबर देखो y बटा -5 को 1 से गुना करेंगे, -5 और माइनस प्लस 3 हो गया 27 बराबर 1/3 की 9 घटाओ 2 एकम 2। अब यहाँ जो मान है उस पर क्रिया करते हैं। 15 में से 18 घटेगा -3, यहाँ y बटा यहाँ देखो 22 में से 5 घटेगा, 27 में से 5 घटेगा तो 22 हो जाएगा, और 1/9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ x बटा -3 y बटा 22 और 1/7 आ गया। तो x का मान अचर के बराबर, y का भी मान अचर के बराबर, दोनों उठाएंगे तो यहाँ से x और y का मान निकल जाएगा। तो जब करके उठाना है, जब x बटा -3 का मान 1/7 के बराबर उठाएंगे तो ये -3 ऊपर चलाएगा, क्योंकि नीचे है तो ऊपर चलाएगा, इसलिए x का मान निकल जाएगा -3/7। क्या निकलेगा, -3/7। तो कोनो विधि से निकाल रहे, वैल्यू से मारिए। अच्छा मान लो जब दूसरा कंडीशन उठा रहे हैं, जब है उठा रहे हैं y बटा 22 अब बराबर 1/7, तो वही 22 को ऊपर ला दीजिए, इसलिए y का मान कितना निकल जाएगा, 22/7। सिंपली देखो कुछ नहीं करना है ब्रजगुणन विधि में, करना इतना बस है कि ब्रजगुणन विधि में 2 समीकरण दिया तो बराबर के बाद आपको 0 करना है। अगर x का मान निकाला तो x वाले मान को ढकिए, क्रॉस मल्टीपल करके इस टाइप से लिखिए। अगर y का मान निकाला तो y लिखिए, y वाले को ढकिए, यहाँ से अचर से गुना करना, आपको क्रॉस मल्टीपल इधर से इधर गुना कर देंगे। अचर का मान निकालना तो अचर वाले को ढकिए, x और y का क्रॉस मल्टीपल करिए, उनका क्रिया करिए। ये 3 कंडीशन आएगा, x का भी मान अचर के बराबर, y का भी मान अचर के बराबर उठाइए, x और y का मान निकल जाएगा। तो 3 विधियां हैं बीज 2 चल रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन विधि। हार्ड नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में क्या था, पहले समीकरण उठाना, x का मान निकालना है और वही जो x का मान है उसको समीकरण 3 मान लेना है, और वही x का मान समीकरण 2 में पुट करेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान समीकरण 3 में पुट करेंगे, आपका x का मान निकल जाएगा। विलोपन विधि में किसी एक गुणांक को बराबर करना पड़ रहा था, या तो x का नहीं तो y का। जिस गुणांक को बराबर कर रहे थे वहां पर चिन्ह पर ध्यान देना, अगर चिन्ह सेम होगा तो घटाएंगे, चिन्ह अलग होगा तो उसको जोड़ देंगे। अब ब्रजगुणन विधि में यहाँ पर आपको अचर के बाद 0 करना होता है। जैसे ही 0 करेंगे तो x का मान निकालें तो x वाले मान को ढक कर y और जो अचर बचेगा उसका क्रॉस मल्टीपल, और y का मान निकालें तो अचर और x का क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। अगर अचर का मान निकाला तो x और y के गुणांकों का क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, हो गया। ये सिंपली आपका यही विधि है। देखो ये पूरे चैप्टर में 2 चरल रैखिक समीकरण में ग्राफ पर
पढ़ना है, संगत और असंगत पढ़ना है, प्रतिच्छेदी और समानांतर और संपाती पढ़ना, प्रतिस्थापन पढ़ना, विलोपन पढ़ना है, ब्रज गुणन विधि पढ़ना है। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। आज जिन जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, वो इस चैप्टर का मास्टर नहीं दादा कहलाएगा, ग्रैंड फादर वो कहलाएगा, अगर वो ये सब क्लियर हो गई तब। आज जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ससुरा या ससुरी क्या नंबर उठाएगा, कुछ नहीं उठा पाएगा। इसलिए समझने वाला चीज ये था। और ये वीडियो जो है ना, अगर आप शुरू से अंत तक देख कर एक एक बातों को समझ लिया ना, ये चैप्टर आपके लिए मक्खन होगा। किताब उठाइए, पढ़िए, हल करिए, देखिए हार्ड नहीं है। अब आपको क्वेश्चन इसका सॉल्व करना है शुरू से अंत तक, तो कमेंट करके बताइए। अगर इस पर कम से कम 10,000 से ज्यादा व्यूज चली जाती है तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करके आपका चैप्टर क्लियर करा दूंगा। चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा? देखो, आपके लिए काफी मेहनत कर जाते हैं, कम से कम आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को हर विद्यार्थी के पास शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।